हेलो, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्माण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशेष मेहमान जो कि इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दुष्यंत सिंह सर। दुष्यंत सर ने इंडियन आर्मी की 9th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ज्वाइन करी थी। और इसके बाद इन्होंने 40 ईयर्स तक देश के विभिन्न भागों में सर्व किया है, जिसमें इन्होंने एनएसजी के अंदर भी अपनी 2 बार अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें ये इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं एनएसजी के और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं ऑपरेशंस के। इसके अलावा सर को इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति की तरफ से परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल इससे भी नवाजा गया था। सर ने इंडियन आर्मी जो है दिसंबर 1981 में ज्वाइन करी थी। और ये नेशनल डिफेंस कॉलेज के एल्यूमनाई हैं और नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में स्थित है उसके भी पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं। और इंडियन आर्मी की तरफ से फर्स्ट ऑफिसर थे जिन्होंने यूएस में इस स्कूल को ज्वाइन किया था, जिसमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को सिखाया जाता है। सर जो है इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं स्कूल ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म में, जिसमें इन्होंने स्कूल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और स्ट्रेटेजी एंड हिस्ट्री उसके साथ में भी इन्होंने काम किया है। और स्कूल ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस एसबीएमआई जो कि जिसे हम नाम से जानते हैं उसमें भी आपकी काफ़ी सारी सेवाएं दी हैं। और सर को काउंटर टेररिज्म में एक एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि सर ने इंडियन आर्मी में रहते हुए एलओसी पे काफ़ी समय तक अपना समय बिताया है। और वहाँ के पूरे एलओसी पे जो कृष्णा घाटी सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी समय तक उस एरिया को देखा है। और ये हर जगह की आतंकवादियों की जो गतिविधियाँ हैं उसे भली भांति वाकिफ रहे हैं। और इसके अलावा सर जो है रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी सारे डिफेंस थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं और न्यूज़ मैगजीन्स के लिए और न्यूज़ पेपर्स के लिए कुछ आर्टिकल्स भी लिखते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ अपनी 2 किताबों में अपने कुछ चैप्टर्स भी लिखे हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है इनके 2 टॉपिक्स रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सुसाइड टेररिज्म, जिसमें इन्होंने जो टेररिज्म है उसकी भली भांति उसको अपने शब्दों के अंदर दर्शाया है। इसके अलावा सर ने काउंटर टेररिज्म साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज के अंदर भी एक अपना चैप्टर लिखा है, जिसमें इन्होंने पूरा जो स्ट्रेटेजी है कि टेररिस्ट ऑपरेशंस ऑपरेट कैसे करते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, और वो जब एलओसी क्रॉस करके भारत के अंदर घुसते हैं तो उन उस टाइम वो किस सोच में होते हैं और उनका सामना वो आर्मी के साथ कैसे करते हैं, इसके बारे में इन्होंने एक पूरा वर्णन लिखा है। इसके अलावा सर जो है मैं कुछ आपको मुख्य रूप से बता दूं कि जो पठानकोट का ऑपरेशन हुआ था साल 2016 में एनएसजी के द्वारा सर की गाइडेंस के अंदर ही लड़ा गया था, जिसमें टोटल 5 से 6 जो आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी उनको ढेर किया गया था। और उसमें हमारे भारत के 7 जवान शहीद हुए थे उस ऑपरेशन के अंदर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। तो दर्शकों आज हम जानना चाहेंगे दुष्यंत सर से इनके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में जो इन्होंने अपने 40 साल की सर्विसेज के अंदर गेन किया था। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एलओसी में पे काफ़ी समय तक पोस्टेड रहे हैं और वहाँ की पूरी गतिविधियों को अच्छे से जानते हैं। और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट अंदर आते थे उनके घुसपैठ करने का तरीका भी आज हम इनसे थोड़ा पता करने की कोशिश करेंगे कि ये गतिविधियाँ होती कैसी थी और उसका अंजाम उनको कितना भारी उठाना पड़ता था। तो दुष्यंत सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। जी आप तो आप सर हाँ बताएं बताएं। आपके माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया आप सभी से बात करने के लिए। मैं अगले कुछ मिनटों में सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि अ, पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद को फैलाया गया था। आतंकवाद की टैक्टिकल बातों को जानने से बेहतर ये होगा कि हम ये समझें कि आतंकवाद को वैचारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर में किस तरह से फैलाया गया। ये आप लोगों को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का फैलना एक बहुत बड़ी आश्चर्यचकित घटना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो
इस्लाम था वो सूफी इस्लाम था, टॉलरेंट इस्लाम था, और जम्मू और कश्मीर का जो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी भारत के सेक्युलर आइडियोलॉजी से मेल खाती थी। और इसलिए हालांकि वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट होता था, लेकिन उसके लिए उतनी जगह नहीं होती थी, क्योंकि वैचारिक तौर पर जो सॉफ्ट इस्लाम को बोलते हैं वो जम्मू और कश्मीर में था। और इसी वजह से हमें कोई आतंकी घटना का वहाँ पे को देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अगर आप पहली लड़ाई में जाएं जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर के लोगों ने हमें बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया, हमारी फौज का साथ दिया। तो किस तरह से ये बदलाव हुआ कि किस तरह से ये बदलाव सॉफ्ट इस्लाम से रेडिकल इस्लाम में हुआ, ये जानना जरूरी है। अब ये मान के चलिए कि ये कार्रवाई शुरू हुई 1988-89 के बाद, और पाकिस्तान ने ये देखा कि पंजाब का जो आतंकवाद था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे भारत के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करनी थी, क्योंकि उसके अंदर 1971 की लड़ाई का बदला लेने का जज्बा अभी भी मौजूद है और आगे रहेगा जब तक पाकिस्तान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है अपने इस फॉर्म में। तो उन्होंने क्या किया कि जम्मू और कश्मीर का जो सॉफ्ट इस्लाम है उसको धीरे धीरे बिना टेक्नोलॉजी के, उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे नहीं थी कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आइडियोलॉजी वगैरह को करें, लेकिन उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे मॉस्क में क्लर्जीज बदलने शुरू किए। फिर उन्होंने जम्मू और कश्मीर के सारे नेटवर्क्स में अपने विचारधारा वाले आदमियों को डालना शुरू किया, जैसे एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, या आप समझ लीजिए तकरीबन जम्मू और कश्मीर के हर नेटवर्क के अंदर एक रेडिकल इस्लामिक विचारधारा के लोगों का धीरे धीरे प्रवेश होना शुरू हुआ। और ये कार्रवाई करीब 1990 में पूरी चली, 90s में पूरी चली और 2000 में चली, और मैं मानता हूं कि अभी भी चल रही है। तो धीरे धीरे जो है यहाँ का आवाम जो था वो एक रेडिकल विचारधारा के तहत रहने लगा, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर की प्रॉब्लम्स शुरू हुई। अब खाली विचारधारा से कुछ नहीं होता, विचारधारा को कार्यान्वित करना पड़ता है, उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें उग्र तत्वों की जरूरत थी, टेररिस्ट की जरूरत थी, उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। तो ये कार्रवाई शुरू में इस तरह हुई कि शुरू में जम्मू और कश्मीर के यूथ को पाकिस्तान किसी रास्ते से बुलाया जाता था, उनकी वहाँ ट्रेनिंग होती थी और दोबारा उनको इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा जाता था। यह कार्रवाई तकरीबन अर्ली 90s में शुरू हुई और 97 तक आते आते इसका हमने खात्मा कर दिया। खात्मा करने का मुख्य कारण ये था कि उस समय अधिकतर जो टेररिस्ट थे वो जम्मू और कश्मीर के लोग थे, और उनकी जो लड़ाई करने की क्षमता थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब सोवियत यूनियन वापस निकला, उस समय अब रशिया है, उस समय जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से बाहर निकला और वहाँ के जो टेररिस्ट हैं जो कि फॉरेन टेररिस्ट थे, उनको उन्होंने इस सीमा की ओर बढ़ाना शुरू किया, और उनका इन्फिल्ट्रेशन जब शुरू किया तब सही मानों में आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। और ये शुरू हो गया 2000 ऑनवर्ड, जिसमें कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस समय तक जम्मू और कश्मीर की जनता भी काफ़ी रेडिकल हो गई थी और आतंकवाद की जो क्वालिटी थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट आए थे जम्मू और कश्मीर की तरफ, उन्होंने लोकल टेररिस्ट से मिल करके ये अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ानी शुरू कर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर चाहे वो आप LOC ले लीजिए, अखनूर, सुंदरबनी, उसके बाद राजौरी, पुंछ, कृष्णा घाटी, पुंछ, आगे आप बढ़ेंगे तो उरी, उसके और आगे जाएंगे तो क्या बोलते हैं कुपवाड़ा सेक्टर, इसी तरह से करके ये जो पूरी जो LC है इसमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग डायनेमिक्स होते हैं, लेकिन हर जगह से तकरीबन
टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य शुरू में ये था कि अंदर आ जाएं और फिर उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ और जो पब्लिक भी सेक्युलर थी या सपोर्ट करती थी एक सॉफ्ट विचारधारा को, उनको 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 डरा धमका कर एक रेडिकल इस्लामिक विचारधारा में जोड़ना और इस वैचारिक धारा को एंटी इंडिया बनाना और इसके साथ इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान से जुड़ने वाली जो कहानी थी वो आगे बढ़ाना। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था। अब अगली बात करते हैं कि काम किस तरह करते थे। तो इसको काम करने का खाली आतंकियों को अंदर लाना नहीं होता है। आतंकी अंदर आते हैं, उनका एक सपोर्ट नेटवर्क होता है। जैसे OGW होगा, आपने सुना होगा, फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, हुर्रियत, आपने सभी ने नाम सुना होगा। फिर बैंकिंग में, फाइनेंसेस में, जम्मू और कश्मीर बैंकिंग सिस्टम के अंदर इनका प्रभुत्व बढ़ गया था, जिससे कि पैसा इस पार से उस पार लाना कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। उसी तरह से स्मगलिंग कर करके हथियारों को इस तरफ लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो धीरे धीरे जब इनका नंबर बढ़ने लगा और टेरेन को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इनको LC पे ही रोका जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही रोका जाए। और अगर किसी तरह से ये लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर आ जाते हैं तो फिर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और फिर जो राष्ट्रीय राइफल जैसी जो फोर्स जो आर्मी ने रेस करी है, वो सब फिर मिल करके CRPF वगैरह मिल करके फिर वो जो अंदर आ गए हैं टेररिस्ट हिंटरलैंड में, उनको ढूंढकर बर्बाद करना। इस कार्रवाई में ये चूहे बिल्ली का खेल होता है और हमेशा आपने देखा है कि जो टेररिस्ट होता है उसको खबर ज्यादा होती है, उसके पास ताकत कम होती है। लेकिन खबर क्योंकि उसके पास ज्यादा है, वो आपको देख रहा है, वो आपको सही तरीके से मार पाता है। सुरक्षा कर्मी के पास ताकत बहुत होती है लेकिन उसके पास खबर नहीं होती है कि कहाँ पर छुपा हुआ है वो। और क्योंकि पब्लिक रेडिकली सपोर्ट करती थी कई जगहों पर इनको, जिसकी वजह से उनको ढूंढना और मारना एक सुरक्षा कर, इसमें हमारे कई जवान भी शहीद हुए हैं, कई सिविलियन शहीद हुए हैं। आज तक 42,000 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस जम्मू और कश्मीर की लड़ाई में। धीरे धीरे हमने इस कार्रवाई में और इम्प्रूवमेंट किया है, फेंस लगाया है, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन में काफ़ी कमी आई है। हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा बढ़ा है, आतंकवादियों का नेटवर्क के ऊपर हमने कंट्रोल किया है, खासतौर से आर्टिकल 370 और 35A के उठाने के बाद हमारा जो कंट्रोल है इनके नेटवर्क्स के ऊपर वो बहुत बढ़िया हो गया। और इस समय जो आतंकवादी हैं वो रिट्रीट पर है, और जिसका कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान बार बार अब सीज फायर की विनती लगा रहा है, अब वो बातचीत की विनती लगा रहा है। इनफैक्ट कमर बाजवा ने अभी बोला है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं बिना शर्त। तो ये अब हमारे लिए समय आया है कि जो हमने इतनी कड़ी मेहनत करके इनकी जगह दिखाई है, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाना, और जो हमारी शर्तें हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने पास लेने की, ये गिलगित बल्टिस्तान को अपने पास भारत में जोड़ने की, इन सब चीज़ों के ऊपर कड़ाई से नेगोशिएशन होना चाहिए, तभी जाकर के हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के एग्रीमेंट की बातचीत करें। जी सर, मेरे थोड़ा सा हमें ये बताएं कि सर जो ये टेररिस्ट होते हैं सर, ये जब अंदर आते हैं घाटी के अंदर, जब घुसते हैं पाकिस्तान की साइड से, तो सर इनकी मानसिकता क्या होती है सर? थोड़ा उसके ऊपर सर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि सर ये किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और क्या इनको सिखाया जाता है कि ये भारत की सेना और भारत के लोगों के खिलाफ दुश्मनी बनकर और सुसाइड करने के लिए एकदम आ जाते हैं कि भाई मरने मारने की नौबत पे उतर आ जाते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक किसी फेथ को किसी आदमी के अंदर इतनी अत्यधिक मात्रा में न उसके दिमाग में बैठाएं, तब तक वो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेता है जी। तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है उसके अंदर एक रेडिकल फेथ को डालने की, जिसको कि हम रेडिकलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यही पाकिस्तान करता था जब
जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो वैली में ही क्यों ना हो, वहां पर भी जो मैंने बताया कि सारे क्लर्जीज को बदल दिया गया, और हर परिवार में एक ये नियम होता है कि अगर स्कूल भी पढ़ने जा रहा है तो शाम को वो जरूर मॉस्क में जाएगा और अपनी कुरान पढ़ेगा वहां पर, समझ रहे हैं। तो इस समय उनके दिमाग में ये जो रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भरा जाता है। फिर जब वो पाकिस्तान में जाते हैं तब इसी प्रोसेस को और ज्यादा इनके दिमाग में डाला जाता है, और एक बार उसका रेडिकल इस्लामिज्म से, जिहाद से नाता गूढ़ हो जाता है, तब उसे ये बताया जाता है कि हमारी सब मुसीबतों की जड़ कौन है? भारत। तो इसलिए भारत के किसी भी आदमी को मारना उनके लिए जन्नत में जाने के बराबर होता है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है ये एक दिन में नहीं होता है, इसके पीछे बचपन से एक प्रक्रिया है। पहले वैली में चलती है, फिर मॉस्क में चलती है, फिर उसके बाद जब वो ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं, पाकिस्तान में है, उसमें चलती है, और उसके बाद फिर इनको और ट्रेनिंग भी दी जाती है इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर साथ ही साथ इकोनॉमिक फायदे भी दिए जाते हैं इनके परिवार को, ताकि इन लोगों को ये ना लगे कि अगर इनके जाने के बाद इनका परिवार जो है वो, और ये बाकायदा अच्छी तरह से किया जाता है उनके द्वारा, जो डोनेशन मिलती हैं अरब कंट्रीज वगैरह से, उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है इन सब कामों के लिए, ताकि उनके परिवार वालों को ये ना लगे कि हमारा बच्चा चला गया तो आगे क्या होगा उनका, उनकी जिंदगी का क्या। तो ये रेडिकलाइजेशन जो प्रोसेस है ये एक लंबा प्रोसेस होता है, और एक बार आदमी रेडिकलाइज हो जाता है तो उसके अंदर इन सब प्रॉब्लम्स की जो मूल जो कारण है वो भारत को बताया जाता है जी। इसमें सिर्फ ये एक बात आती है कि जब भी आतंकी हमला करते हैं तो उसमें मुसलमान भी वहां होते हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि दो कारणों से इसको जस्टिफाई किया जाता है। एक, अगर वो जहां पर उनके हिसाब से काफिर हैं और एक मुसलमान भी वहां है, तो या तो उनको सपोर्ट करने के लिए वहां गया है, या फिर वो इंसिडेंटली पहुंच गया। अगर इंसिडेंटली भी पहुंच गया तो उसको, वो भी एक तरह से उन्हीं की तरह शहीद हो गया और वो भी जन्नत को जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल रिमोर्स नहीं होता है कि अगर उनके साथ कोई एक मुस्लिम भी हमारे उस आतंकी हमले में मारा गया, क्योंकि वो भी एक माना जाता है कि उसने एक कंट्रीब्यूशन दिया है इस लड़ाई में, जिहाद की लड़ाई में, जिसमें कि कश्मीर को भारत से अलग करना और एक इस्लामिक नेशन बनाना जो है उनका उद्देश्य होता है। तो उसमें वो उसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो यहाँ तक कि उनकी रेडिकलाइजेशन की जाती है कि अगर कोई अपना साथ वाला भी गलती से मर जाता है या गलती से उनके हिसाब से शहीद हो जाता है, तब वह सीधे जन्नत को जाता है। जी। तो सर थोड़ा सा हमें सर ये बताएं कि हमारे दर्शकों को, सर जैसे आप एलओसी पे आपने सर काफ़ी समय अपना बिताया है और आपने उस पूरी बारीकी से उस जगह को देखा है, तो सर ये जो टैक्टिक्स अपनाते हैं आतंकवादी क्रॉस ओवर करने के लिए, सर वो किस तरह की टैक्टिक्स होती है भारत के अंदर घुसने की? क्योंकि सर फेंसिंग 2003 के बाद फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन फिर भी आतंकवादी कामयाब हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं से घुसने के लिए। सर ये टैक्टिक्स क्या अपनाते हैं सर, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक इनकी टैक्टिक्स का सवाल है, ये किसी भी मिलिट्री टैक्टिक्स की तरह होती है। अगर आप हमारे कमांडोज को बोलेंगे तो वो भी उसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, मॉडल्स बनाए जाते हैं। जब उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं पाकिस्तान में, वहाँ फेंसिंग के मॉडल बनाए जाते हैं और फिर इनको फेंसिंग पार करने का तरीका बताया जाता है। कई तरीके हैं, टेक्निकल तरीके हैं। कई बार लोग जैसे टनल भी खोद के निकल जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अखनूर वाला जो इलाका है, अखनूर से नीचे माधोपुर तक का जो इलाका है हमारा, वो प्लेन इलाका है। उस इलाके में ये लोग आसानी से टनल खोदते हैं और तार के नीचे से बाहर हो जाते हैं। हर साल हमको 1 या 2 टनल इस तरह से न्यूज़ में आती हैं, मिलती हैं। इसके अलावा और भी कई टेक्निक्स हैं। कई बार लोग काट के निकल जाते हैं तारों को। कई बार उसको ब्लैंकेट्स वगैरह लगा के वो लोग पार करते हैं। बिजली के चीज़ों को भी वो न्यूट्रलाइज करने का तरीका आता है कि अगर बिजली के तार डाल दिए हैं, वो देखते भी हैं कि थ्रू आउट तो बिजली चलती नहीं है ना, बीच में रुकती भी है बिजली। जनरेटर चलता है पर थ्रू आउट चलना बहुत मुश्किल होता है।
कई बार ये लोग दिन में अटेम्प्ट करते हैं जहां पर की पेट्रोलिंग कम हो रही हो। अब पूरा जो हमारा बाउंड्री है उस पे हम मीटर टू मीटर तो डिप्लॉयमेंट हो नहीं सकती है, कुछ टेक्निकल गैजेट लगाते हैं, कुछ विजुअल ऑब्जर्वेशन होती है, रात में विजुअल ऑब्जर्वेशन कम होती है, नाइट साइड्स कई बार खराब हो जाती हैं, तब ये निकल जाते हैं। तो ये ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का एक जो मेल होता है, उसमें अगर थोड़ा भी चूक होती है तो उसका फायदा आतंकवादियों को ऑटोमेटिकली होता है। इनका जो तरीका होता है, इनके पास गाइड्स होते हैं। अभी गाइड कौन होते हैं? ये गाइड जो होते हैं एकदम जो एलसी के पास रहते हैं पाकिस्तान की साइड में। अब उनका दिन रात का काम होता है उसी इलाके में रहना। वो हमारे को देखते भी रहते हैं, हमारी सेना की हरकतों को भी देखते रहते हैं ये गाइड। तो वर्चुअली मैं बताता हूँ कि जो उनका स्टेजिंग एरिया, ये पहले ट्रेनिंग एरिया से आते हैं स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया से आते हैं फॉरवर्ड स्टेजिंग एरिया, जो कि पाकिस्तान की पोस्ट के नजदीक होती है। वहां से जो आईएसआई का एजेंट होता है वो इनको गाइड के हवाले करता है। फिर वो फॉरवर्ड स्टेजिंग एरिया से फेंसिंग तक गाइड का काम होता है कि इनको गाइड करके फेंसिंग क्रॉस करवाना। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें वो है, वो गाइड जो कि एलसी के पार रहता है। इसके बारे में भी हम लोगों को धीरे धीरे खबर मिलती है, पता चलता है कौन गाइड है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को एलिमिनेट करने की फायर से, या फिर कभी पकड़ लिया तो उसको एनकाउंटर में अगर क्रॉसिंग करते वक्त अगर हमारे साथ पकड़ा गया तो हम उसको खत्म कर देते हैं। तो ये एक जो गाइड है इसमें, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है एलसी को पार कराने का, एलसी से पार करके फेंसिंग पार कराने का। माइन फील्ड होती हैं, उनको माइन फील्ड निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी, मैंने कई बार देखा है कि उनके माइन फील्ड निकालने वाला जो औजार होता है वो भी हमको मिला है कई बार। तो ये उसी तरह से ट्रेनिंग लेते हैं जैसे कि एक फौजी ट्रेनिंग लेता है अपनी लड़ाई के लिए। और क्योंकि ये लड़ाई है, इसमें कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होगा। तो इसी वजह से अगर 100 अटेम्प्ट होते हैं तो शायद एक आध अटेम्प्ट ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सुरक्षाकर्मी काम नहीं, सुरक्षाकर्मी दिन रात वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। तो ये एक मोटा मोटा तरीका होता है, ट्रेनिंग कैंप, स्टेजिंग एरिया, फॉरवर्ड स्टेजिंग एरिया, फॉरवर्ड स्टेजिंग एरिया से गाइड जाते हैं, फॉरवर्ड स्टेजिंग एरिया तक आईएसआई के एजेंट्स इनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो है वो गाइड कंट्रोल करता है, और गाइड एक बार क्रॉस कर देता है तो एक पीछे भी गाइड्स होते हैं इनके, जो कि हम हमारी साइड के जो गाइड्स होते हैं वो भी, उनका एक पॉइंट फिक्स होता है, वो उस पॉइंट पे जाते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर इनको जो भी इनका टास्क मिला होता है, जहाँ भी इनको आतंकी हमला करना होता है उसको अंजाम देते हैं। तो ये पूरी कार्रवाई एक लंबा प्रोसीजर है। हमारा काम होता है कि इस कड़ी को कहीं ना कहीं तोड़ देना, और हमारी कोशिश ये होती है कि इस कड़ी को अगर एलसी पे ही तोड़ दें तो सबसे बेहतर है, न वो अंदर आएगा ना आतंकी हमला होगा। तो इसलिए हमारी जो सबसे ज्यादा मजबूती आप देखेंगे वो एलसी के साथ होती है, और फिर हिंटरलैंड में जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो रहते हैं, और ये कोशिश रहती है कि इनके बारे में जितनी जल्दी खबर निकाल सके निकालें और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी, तो सर ये बड़ा हमें सर हमारे दर्शकों को बताएं कि सर जो इनके ऊपर जो हथियार, जो दूसरे जो लॉजिस्टिक्स होते हैं सर, वो इन्हें कैसे प्राप्त होते हैं? कि सर क्या मतलब इतना सर, क्योंकि अभी हाल के दिनों में ये देखा गया है कि जो पाकिस्तान आर्मी में यूज होने वाली M4 राइफल्स है, अमेरिकन मेड राइफल्स, वो भी इनमें अभी पहुंच रही हैं। और उससे पहले जैसे कई बार इनके जो ठिकानों को बस्ट आउट किया जाता था, तब इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स, AK-47 और पीका मशीन गन्स, काफी अत्याधुनिक हथियार मिलते थे। सर ये हथियार कौन, क्या पाकिस्तानी आर्मी प्रोवाइड कराती है या फिर इन्हें ब्लैक मार्केट से मिलता है? देखिए, जहाँ तक हमारे जम्मू और कश्मीर के आतंकियों का सवाल है, मेरा यह मानना है कि इनको सीधे सीधे ये सारी चीजें पाकिस्तान आर्मी बल्कि पाकिस्तानी आईएसआई प्रोवाइड करती है। ये कोशिश करते हैं कि जो भी हथियार इनको दिए जाएं उसमें पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान का कहीं निशान ना हो। और उसका कारण ये है कि अगर उस पे मेड इन पाकिस्तान का कोई भी निशान मिला तो उससे ये प्रूव हो जाएगा
कि इनको सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है आतंकी गतिविधियों को करने में, जम्मू और कश्मीर में, इंडिया में, इंडिया की और कई जगहों में आप देखें, मुंबई से लेकर के पठानकोट तक सब ये इन्हीं की कार्रवाई है, इन्हीं के कारनामे हैं। तो इसमें ये कोशिश करते हैं कि मेड इन पाकिस्तान का कहीं भी निशान ना हो। अधिकतर देखा गया है कि इनके पास या तो चाइनीज मेड हथियार होते हैं या तो फिर रशियन मेड हथियार। अब रशिया नहीं देता इनको, लेकिन सोवियत यूनियन बिखर गया। जी सर। सोवियत यूनियन बिखरने के बाद उसके कई सारे छोटे छोटे देश हो गए हैं, तो सबके पास हथियार पड़े हुए थे। तो मोस्ट ऑफ द AK-47 तो ऐसे आई हैं। प्लस एक ब्लैक मार्केट भी आर्म्स का है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान से आतंकवाद का सवाल है, इनको तो मेरा पूरा यकीन है कि ये पाकिस्तानी आर्मी ही देती है, पाकिस्तानी डिफेंस महकमा ही देता है। और खासतौर से ISI का ये मुख्य काम है इनको हथियार प्रोवाइड करना, और इनको हर तरह के हथियार दिए जाते हैं, हर तरह के हथियार दिए जाते हैं। कुछ तो उनके ऑन पर्सन होते हैं, कई बार हथियार अलग से आते हैं, और पीछे वाला जो इनका नेटवर्क है, अंदर वाला जो नेटवर्क है, वो उनको और हथियार वगैरह प्रोवाइड करता है। तो नेपाल के थ्रू भी कई बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, कई बार क्या बोलते हैं, राजस्थान वगैरह के थ्रू भी स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग में हथियार आ गया, धीरे धीरे वो वैली में आता है, और वैली में फिर इनके साथ खिलाफ हो जाता है। लेकिन ऐसी हरकतें कम होती हैं। अधिकतर ये कोशिश करते हैं कि अपने साथ ही जितना हो सके, जितना 4 आदमी 5 आदमी जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जितना वो ले जा सके अपने ऊपर ले जाते हैं। ये हथियार को या एमिनिशन को बहुत ही सोच समझ के खर्च करते हैं, अंधाधुंध फायर नहीं करते हैं। जब तक यकीन नहीं होता है कि उनकी गोली को, इनका फायर डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो सर प्रश्न सर मेरे मन में सर अभी ये उठ रहा है कि सर जो ये LOC सर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और जो LOC पे इनके साथ जब मुठभेड़ें होती हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स इनको न्यूट्रलाइज करती हैं, तो सर इनकी जो बॉडीज है उनके साथ क्या होता है सर? कि कई बार ये देखा गया है कि पाकिस्तान की डेड बॉडीज को क्लेम नहीं करता है अपने एंड से, तो सर उनकी बॉडीज का होता क्या है? और जनरली ये जब हमला करते हैं भारत के सोल्जर्स के ऊपर, तो सर क्या वो एम्बुश होता है या फिर IED लगा के वापस चले जाते हैं, या फिर जो बैट के अटैक्स होते हैं जनरली, थोड़ा उसके बारे में सर हमें बताएं कि बैट के आतंकवादी दस्ते आते कैसे हैं सर जो अंदर? देखिए, जहाँ तक बैट का सवाल है, पहले तो मैं बॉडी की बात करता हूँ। जब भी आतंकवादी हमला होता है और उसमें हमारा काउंटर एक्शन होता है, तो उसमें जितने भी आतंकी मरते हैं, पाकिस्तान उनको क्यों क्लेम करेगा? अगर वो उनको क्लेम करेगा तो वो एक्नॉलेज करेगा कि ये पाकिस्तानी लोग हैं। अगर वो पाकिस्तानी लोग हैं तो फिर वही बात आ जाएगी कि FATF में उनको खड़ा होकर के जवाब देना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन में जवाब देना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये पाकिस्तान हम आतंक को बढ़ावा देते हैं। अगर वो आतंक को बढ़ावा देते तो वो ब्लैक लिस्ट होंगे। अगर वो ब्लैक लिस्ट होंगे तो ना उनको लोन मिलेगा IMF से या वर्ल्ड बैंक से। सो ये इनके लिए Catch-22 सिचुएशन है। एक इंटरनेशनली अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि ये तो जम्मू और कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये अपनी मर्जी से आते हैं, हम तो सिर्फ इनको मॉरल सपोर्ट देते हैं। ये तो रहा बात जहाँ तक बॉडी को क्लेम करने का है। तो उसके बाद बॉडी के साथ किया जाता है? पहले जो कार्रवाई होती थी कि हम बॉडी को पुलिस को दे देते थे। पुलिस जो अपना पंचनामा वगैरह जैसे कार्रवाई की जाती, किसी भी बॉडी की जो डेथ होती है, और पूछा जाता है कि कोई क्लेम करे इसको, वो तो पता है कि वहाँ कोई क्लेम करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ का है ही नहीं कोई बंदा। तो इसलिए बॉडी को फिर पुलिस जो है रिलीजियस तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ कर देती है। लेकिन अब ये डिसीजन ली गई है कि अब इनको ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, चुपचाप इनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, और तो इनका जो इंटेंशन है आतंकवाद को बढ़ावा देना है, आतंकी हमले करना है, और आतंकियों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार होना चाहिए। अब आप देखिए, ओबामा ने उसामा बिन लादेन को कहाँ दफनाया? समुद्र में जाके फेंक दिया। ठीक है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कई सालों तक इनको सारे जो सम्मान होते हैं, जो रिलीजियस सम्मान की बात करना, वो दिए। हम मौलवी वगैरह सबको बुलवाते थे, लेकिन वो काम पुलिस का होता है, सेना इसमें
कोई हस्तक्षेप नहीं करती। सेना का काम वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ पे एनकाउंटर खत्म हुआ, और वो सारे के सारे जो हथियार वगैरह जो मिलते हैं वो पुलिस को हैंडओवर कर दिए जाते हैं। उसके बाद पुलिस को जो जैसे भी पुलिस का हमारा तरीका है उस हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं, FIR लॉन्च करते हैं, फिर वो तो जैसे बॉडी क्लेम करना वगैरह होता है वो भी पूछते हैं। उनको पता है कि किसी की बॉडी है नहीं तो उसको फिर डिस्पोज करते हैं। अब लास्ट सवाल रह गया आपका बैट का। बैट एक अलग तरह का आतंकी कार्रवाई है या हमला है। बैट में क्या होता है कि SSG जो पाकिस्तान की पैरा कमांडो के बराबर बटालियंस होती हैं। जी सर, आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा सर, आपका अपना कैमरा नीचे कर लीजिए। पाकिस्तान की जो आतंकवादी SSG जो है, पाकिस्तान के जो कमांडो बटालियंस, हमारी जो कमांडो बटालियंस हैं उनके इक्वलेंट होते हैं। उनके कुछ आदमी होते हैं, साथ ही में आतंकी होते हैं। तो जहाँ तक SSG के लोगों का सवाल है, वो लोग इनको हमारी किसी पोस्ट जो फेंसिंग के उस पार है, अधिकतर ये जो बैट होता है फेंसिंग और LC के बीच में ये कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो वो उनको सपोर्ट करते हैं वहां तक आने में, फिर फायर सपोर्ट भी देते हैं उनको, और वापस जाने में मदद भी करते हैं। और साथ में जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं वो भी अपनी जगह से फायर करती हैं जिस पोस्ट पर ये हमला करने की कोशिश करते हैं। तो आतंकी क्या करते हैं, जो फाइनल असॉल्ट जो होता है, या जो अंदर घुस करके किसी पोस्ट पे या किसी गाड़ी को या किसी पेट्रोल को मारने का काम है, वो आतंकी कोशिश करते हैं कि वो डिलीवर करे, और जो सपोर्ट बेस है वो SSG और बाकी उनकी जो पाकिस्तान की पोस्ट हैं चारों तरफ, उनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे हमले को हम बैट कहते हैं, बॉर्डर एक्शन टीम। ये एक हमला होता है जिसमें आतंकी और पाकिस्तानी दोनों शामिल होते हैं। आतंकवादी और पाकिस्तानी SSG भी इसमें कई बार देखा गया है कि वो शामिल रहती है। इस तरह की कार्रवाई करने का मेन मकसद होता है कि हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको कमजोर किया जाए, ताकि बाकी लोग आराम से इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ एरिया में कर सकें और आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। तो इसको हम बैट कहते हैं। इसको धीरे धीरे हम लोगों ने इसके भी ऊपर कंट्रोल कर लिया है और इसको नकारने के तरीके बना लिए हैं। ये बैट हमले अधिकतर कृष्णा घाटी में बहुत हुए हैं, जहाँ पर मैं कमांडर भी रहा हूँ। इसी तरह से वैली में अगर आप उस तरफ जाएं, कुपवाड़ा और कंधार के आगे अगर जाएंगे उस तरफ भी इस तरह के हरकतें ज़्यादा हुई हैं। हालांकि छोटा मोटा हरकत हर सेक्टर में हो जाती है, बट कंसंट्रेशन इनका ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे टेरेन ज़्यादा डिफिकल्ट है और इनको हमला करके वापस भागने में शामिल है। जी, तो सर आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए। सर आशा करते हैं कि सर अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो सर और कुछ नई जानकारी जानने का मौका मिलेगा। हमारे दर्शकों को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के बारे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्ट कैसे करे जाते हैं और ट्रेनिंग सोल्जर्स की कैसे होती है, तो उसके बारे में सर हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे सर। तब तक के लिए सर धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।